Hey everyone, welcome back to the channel. Today we are diving into a key topic in class 11th chemistry, which is Bohr's model of an atom. So make sure you watch this video till the end for a clear understanding. So let's get started. So first of all, let's start with the basics. So what is Bohr's model? देखो 1930 में नील बोर ने अपना जो मॉडल है वो प्रपोज किया था फॉर एन एटम. लेकिन उससे पहले आपको पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग मॉडल बताया था एटम के लिए, जिनमें से एक रदरफोर्ड भी थे. और रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड अ डेंस न्यूक्लियस. उन्होंने सिर्फ ये बताया हमें, लेकिन वो ये दो मेजर फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम की स्टेबिलिटी का क्या होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक एटम का. स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम मतलब देखो, उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन ऐसा भी तो होगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, और ये रिलीज़ करते करते एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये स्पाइरली मूव करता करता कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस से, है ना. तो यानी कि वो एटम तो स्टेबल ही नहीं रहा अगर वो कोलाइड कर रहा है न्यूक्लियस के साथ. ये एक वीडियो है, जो ये ग्रे दिख रहा है आपको, ये है हमारा न्यूक्लियस और ये ऑरेंज इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ. तो वो मूव करते करते ऐसे कोलाइड कर जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ एक टाइम पे, यानी कि वो एटम तो स्टेबल ही नहीं है. तो रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो बोर ने ये एक स्टेप फर्दर लेके गए अपने मॉडल को, और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स. ये जो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं, जब तक इसमें मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तब तक वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा. और अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ ही नहीं कर रहा है, वो उन ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, तो यानी कि स्टेबल रहेगा हमारा एटम जब तक वो उन ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है. तो ये हमारे बोर मॉडल ऑफ एटम में बताया गया था. ठीक है. तो रदरफोर्ड जो भी मॉडल था रदरफोर्ड का, उनमें जो कमियां थी या उनमें जो ड्रॉबैक्स थे वो बोर ने कवर अप किए. नेक्स्ट देखते हैं कि डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम. क्या क्या डेवलपमेंट्स थी जिनसे बोर मॉडल ऑफ एटम आया. तो फर्स्ट है हमारा ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सेकेंड इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. तो देखो, बोर मॉडल के आने से पहले ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी, जैसे ये पता चला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों पोजेस करती है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पार्टिकल नेचर की होती है या सिर्फ वेव नेचर की होती है, वो ड्यूअल कैरेक्टर शो करती है. तो ये चीज़ आई थी. और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसको बोर ने अपने मॉडल में यूज़ किया. क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिजल्ट हुई थी, और उन्होंने ये बताया था कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है. इन दोनों डेवलपमेंट्स के बाद बोर मॉडल आया, और उन्होंने इन दोनों चीज़ों को कवर किया अपने एटॉमिक मॉडल में. अब हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल. सबसे पहला क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जिन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं उसको हम या तो एनर्जी लेवल्स बोलते हैं या फिर शेल्स बोलते हैं. ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी. हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी. और ये जो शेल्स हैं इनको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, KLMN, है ना, या फिर 1 2 3 4 ऐसे भी आप इनको बोल सकते हो. जो फर्स्ट शेल होगा उसको हमने K बोल दिया, फिर L, फिर M और फिर N. तो इन दोनों तरीक़ों से आप शेल्स को डिनोट कर सकते हो. और N जो है इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इससे ही हम शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. सो ये बोर ने बताया अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में. सेकंड पोस्टुलेट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स को ही ऑक्यूपाई करते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्बिट को वो ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन वो सिर्फ सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स को ही ऑक्यूपाई करेंगे जिनमें वो एनर्जी लूज़ नहीं करेंगे. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है. ठीक है, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिटल्स में अलाउड होते हैं जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का. क्वांटाइज्ड मतलब देखो क्या होता है कि वो एक फिक्स मैग्नीट्यूड होगा कुछ,
कुछ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड्स में ही जो ऑर्बिटल्स हैं वो अलाउड हैं, उन्हीं में ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे रह सकते हैं, ताकि वह अपनी एनर्जी लूज़ ना करें और वो स्टेबल एटम को फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एमिशन। अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाना है तो उसको एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, या फिर अगर उसको हायर ऑर्बिटल से, सपोज ये हमारा n=3 है और ये n=2 है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में है और इसको लोअर ऑर्बिटल में आना है तो इसको एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी। और ये n=2 है और ये n=3 है, यानी कि ये लोअर से हायर ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब आप ये देखो कि आपको अगर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगती है ना, तो आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर लोअर से हायर ऑर्बिटल में जाना है इलेक्ट्रॉन को तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हायर से लोअर ऑर्बिटल में आना है तो वह एनर्जी लूज़ करेगा। When an electron jumps from a lower energy level to high energy level, it absorbs energy, and when it drops back to lower energy level, it emits energy. ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट था, इसको हम एक वीडियो के हेल्प से समझेंगे। स्टार्टिंग में देखो, जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि n=3 से 2 में आ रहा है, तो ये एनर्जी लूज़ हो रही है, और जब ये 2 से 3 में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये देखो, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी। इसको आराम से धीरे से देखना तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है, अब देखो आपको पता है कि बोर मॉडल ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया मॉडल ऑफ एटम को, लेकिन फिर भी स्टिल देयर वर सम लिमिटेशंस विद बोर मॉडल। सो ये लिमिटेशंस अब हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम था उसका स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है ज़ीमैन इफेक्ट, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर मॉडल। ज़ीमैन इफेक्ट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को जो हमारा बोर मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है, तो उन्होंने ये नहीं बता पाए कि मैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट होंगी या नहीं होंगी, वो इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। और ऐसे ही वो स्टार्क इम्पैक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। स्टार्क इम्पैक्ट क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ज़ीमैन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस बताई है, वैसे ही स्टार्क इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट करती हैं। लेकिन इस चीज़ को भी बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और इन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वायलेट किया था। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम पोजीशन और वेलोसिटी, हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी और उसकी पोजीशन क्या होगी, लेकिन इस चीज़ को वायलेट किया था बोर मॉडल ने। ठीक है, so that was all for today's video. If you have found this video helpful and this explanation helpful, then make sure to like, share and subscribe for more chemistry videos, and please drop your questions in the comment, and I will see you in the next video. Keep learning. Thank you.